नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूकंप। आज हम भूकंप के बारे में जानेंगे कि अर्थक्वेक होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे इसका अर्थ क्या होता है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा जब सतह पर कंपन पैदा होता है तो उसको हम सामान्य तौर पर भूकंप के नाम से जानते हैं। तो भूकंप के बारे में समझते हैं। ऐसी हमारी पृथ्वी की संरचना है। जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है उस स्थान को फोकस या भूकंप मूल या हाइपोसेंटर या भूकंप केंद्र के नाम से जाना जाता है तथा सबसे पहले जहाँ पर भूकंप की तरंगें पहुँचती है या जहाँ पर सबसे पहले भूकंप अनुभव किया जाता है उस केंद्र को अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। एपिसेंटर कहा जाता है इस पॉइंट को। भूकंप का सामान्य अर्थ पृथ्वी की सतह में होने वाले कंपन से लिया जाता है, यानी पृथ्वी की सतह पर जो कंपन उत्पन्न होता है उसी को हम भूकंप का नाम देते हैं। भूकंप पृथ्वी की अंतर्जात शक्तियों से संबंधित आकस्मिक संचलन का उदाहरण है, यानी जो भूकंप की क्रिया होती है या आकस्मिक होती है। भूकंप अचानक से आता है जिसकी अभिव्यक्ति पृथ्वी की सतह अथवा इसके नीचे स्थित चट्टानों की साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम अवस्था में होने वाले असंतुलन के कारण पृथ्वी की सतह पर दोलन या कंपन के रूप में होती है। पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल, भूकंप केंद्र अथवा उद्गम केंद्र कहलाता है। यानी वह पृथ्वी के नीचे की सतह का वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल या भूकंप केंद्र के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है उसे अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऊपर देखा अभी हमने, यहाँ पर जैसे जिस भी पॉइंट पर भूकंप की तरंगे जो सबसे पहले पहुंचती है, जहां भूकंप का सबसे पहले अनुभव किया जाता है, उस स्थान को हम अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। अधिकेंद्र भूकंप मूल के सबसे निकट स्थित बिंदु होता है तथा यह हमेशा भूकंप मूल के लंबवत होता है। यानी अधिकेंद्र जो होता है ये भूकंप मूल के सबसे निकट बिंदु होता है और ये इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी यहाँ अधिकेंद्र और यहाँ से मूल, भूकंप मूल इसके लंबवत होता है। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप को 3 प्रकार में बांटा जाता है, यानी इसकी गहराई के आधार पर इसको 3 प्रकार में बांटा जाता है। पहला छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप जिसकी जो गहराई होती है वो होती है 0 से 50 किलोमीटर के नीचे, पृथ्वी की सतह से नीचे। और जो दूसरा होता है वो होता है मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप। इनकी जो गहराई होती है वो होती है 50 से 300 किलोमीटर के बीच। और तीसरा जो होता है वो होता है गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप जिनकी गहराई होती है 300 से 700 के किलोमीटर के लगभग। 700 से अधिक नीचे भी हो सकती है पर सामान्य तौर पर 300, 400, 500, 700 तक आते हैं भूकंप, इतनी गहराई पर आते हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण पद या शब्द भूकंप से रिलेटेड। पहला तीव्रता, इंटेंसिटी, भूकंप का प्रभाव के रूप में जाना जाता है। दूसरा है परिमाण, भूकंप की ऊर्जा, यानी भूकंप की ऊर्जा कितनी है, कितनी ऊर्जा के साथ भूकंप का होता है पृथ्वी पर। तीसरा है समभूकंप रेखा, इसके द्वारा उन स्थानों को मिलाया जाता है जहां समान तीव्रता के भूकंप आते हैं। यानी जैसे कोई भी ये सतह है, अब 1, 2 फिर 1, 3, यानी जो भी ये समान पॉइंट वाले बिंदु जो होते हैं इनको मिलाया जाता है तो इसको समभूकंप रेखा कहा जाता है, यानी जहां समान तीव्रता के भूकंप आते हैं। जी। और नेक्स्ट है सहभूकंप रेखा। यह वैसी रेखा है जिसके द्वारा उन स्थानों को मिलाया जाता है जहां भूकंप की उत्पत्ति एक ही समय पर हुई हो। यानी अलग अलग स्थानों को लिखा जाता है, फिर चेक किया जाता है कि कौन से स्थान पर किस समय भूकंप आया, फिर उन सभी स्थानों को मिलाया जाता है जहां पर
एक जैसा समय होता है, यानी यहाँ 7:15 पे भूकंप आया तो यहाँ 7:15 पे भूकंप आया और यहाँ 8 बजे आया। तो ये जो समान समय वाले हैं, जो समय पर जो भूकंप आया है, इन रेखाओं को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको सह भूकंप रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भूकंप का मापन, यानी भूकंप का किससे हम भूकंप को मापा जाता है, कैसे पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। पहला है परिमाण का मापन, मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। जो भूकंप का मापन है रिक्टर स्केल से किया जाता है, सभी जानते हैं। भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा की माप रिक्टर स्केल से पर की जाती है कि कितनी ऊर्जा के साथ भूकंप आया है। रिक्टर स्केल एक लघु गणितीय इकाई पैमाना है जिसका मान 0 से लेकर 9 तक होता है। यानी जो ये रिक्टर स्केल होता है इस पर 0 से लेकर 9 तक ऐसे पैमाना होता है। इसकी ऊपरी सीमा जो है निश्चित नहीं है, 9 से ऊपर कितना भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर 9 तक ही बनाया गया है। इस पैमाने में प्रत्येक अंक की वृद्धि के साथ आयाम में 10 गुना और ऊर्जा में लगभग 32 गुना हो जाती है। यानी जैसे 0 से 1 अंक की ओर बढ़ेंगे तो इसके आयाम में जो वृद्धि होगी वो होगी 10 गुना वृद्धि, और जब 0 से हम 1 की ओर बढ़ रहे हैं तो जो इसकी ऊर्जा में जो वृद्धि होती है वो 32 गुना वृद्धि होती है। ऐसा ऐसे हम आगे चलता जाता है, जैसे 3 से 4 होगी तो उसमें आयाम में 10 गुना वृद्धि होगी और 32 गुना होगी उसकी ऊर्जा में वृद्धि। मोमेंटम स्केल भी रिक्टर स्केल की तरह ही है, उसी प्रकार का होता है ये भी। नेक्स्ट है तीव्रता का मापन, जो कि मर्केली स्केल से मापा जाता है। इसमें भूकंप के प्रभाव का मापन होता है, यानी भूकंप के द्वारा जो प्रभाव होता है इसमें उसका मापन होता है। इस स्केल का प्रास 1 से 9 तक होता है, यानी इसकी रेंज जो होती है स्केल की वो भी 1 से 9 तक ही होती है, जहां प्रत्येक बढ़ता हुआ अंक भूकंप से होने वाली क्षति की अधिकता को दर्शाता है। यानी जैसे जैसे अंक बढ़ रहा है तो यानी भूकंप की क्षति की अधिकता को दर्शाता है, यानी जैसे जैसे अंक बढ़ेंगे तो भूकंप की क्षति की अधिकता ही बढ़ेगी। यह एक अनुभव आधारित स्केल है। जैसे 1 से 9 तक उस स्केल पर ये लाइनें होती है तो उसमें पता चलता है कि जैसे जैसे जिसमें अंक बढ़ता है तो इसकी क्षति अधिक होगी, ये पता चलता है। तो पहले अंक होता है इस पर महसूस नहीं होता भूकंप, सेकंड पर जो संवेदनशील जो जीव होते हैं, जीव जंतु, उनको पता चलता है, थर्ड पर भी नॉर्मल होता है, फोर्थ पे हिलना डुलना, फिर फिफ्थ पे ऐसे थोड़ा बहुत धीरे धीरे आगे आगे परिवर्तन होता है, और 9th पर आते आते सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। जो रेखाएं होती है वो इस प्रकार से बनती है। अगर जो समान स्केल पर अगर ये तरंगे एक जैसी बन रही है, समान जैसी बन रही है, इनमें ज़्यादा ऊंच नीच एक जैसी रेखाएं बन रही है तो इनको स्वार्म के नाम से जाना जाता है, जिसमें सामान्यतः झटकों को मतलब जिसमें पहचानना मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, इनको स्वार्म के नाम से जाना जाता है। और ये होती है जिसमें कुछ तरंगे बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है। तो जो ये होता है मेन शॉक, इससे जो पहले छोटी तरंगे उत्पन्न हुई उनको फोर्स शॉक कहते हैं, और इसके बाद जो तरंगे यानी भूकंप जब कब हो जाता है तो तरंगे धीमी हो जाती है तो इसको आफ्टर शॉक कहा जाता है। लेकिन जो सबसे मेन वो होता है ये मेन शॉक होता है। फोर्स शॉक और आफ्टर शॉक का निर्धारण मेन शॉक के संदर्भ में ही किया जाता है। यानी ये जो इन दोनों का जो निर्धारण है वो इसके संदर्भ में किया जा सकता है। जैसे कोई भी रेखा है उस पर इस प्रकार से बना हुआ है, ये रेखा है, ये बड़ा बना हुआ है और ये छोटे बने हुए हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये मेन सोर्स है और ये इससे पहले जो होगा वो फोर्स शॉक होगा और ये आफ्टर शॉक होगा। तो इसके द्वारा भी इसके निर्धारण किया जा सकता है इन दोनों। सो हम देखा अभी लगातार किसी क्षेत्र में छोटे छोटे झटके आते हैं और मेन शॉक को पहचानना मुश्किल हो जाए तो इस झटकों को स्वाम कहा जाता है। यानी जब पता नहीं चल पाता है कि मेन शॉक कौन सा है, आफ्टर शॉक कौन सा है, फोर्थ शॉक कौन सा है, तो ऐसे झटकों को मतलब प्राय स्वाम के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भूकंप के कारण। भूकंप के कारण कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्राकृतिक कारण और दूसरा होता है मानवीय कारण।
प्राकृतिक कारण के अंतर्गत प्रत्यास्थ पुनश्चलन, प्लेट विवर्तनिक, ज्वालामुखीयता, भूस्खलन ये सभी शामिल किए जाते हैं। और मानवीय कारण के अंदर आता है जलाशय प्रेरित भूकंप, परमाणु परीक्षण, खनन एवं निर्माण और अन्य। आइए अब इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित चट्टानों पर जब किसी प्रकार से बल लगाया जाता है या लगता है तो वे चट्टानें प्रत्यास्थ रूप से मुड़ती है, यानी उन पर चट्टानों पर बल लगता है या किसी कारण से बल लगता है तो वो प्रत्यास्थ रूप से मुड़ती है और मुड़ने के क्रम में उनमें ऊर्जा संचित होती है। पुनः प्रत्यास्थ सीमा के पश्चात यदि और बल लगाया जाए तो वे चट्टानें टूट सकती है और टूट जाती है। इसके साथ ही उनमें संचित ऊर्जा जो है बाहर निकलती है और इस प्रक्रिया में होने वाले कंपन को भूकंप की उत्पत्ति होती है। यानी जो चट्टानें हैं उन पर किसी कारण से बल लगता है, लगाया जाता है तो वो एक समय के बाद टूट जाती है, बल के कारण झेल नहीं पाती है बल को। तो जब वो चट्टानें टूटती है और उनकी जो ऊर्जा होती है, संचित ऊर्जा, वो बाहर निकलती है तो उसके कारण क्या होता है कि कंपन की प्रक्रिया होती है, उससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। दूसरा जो है वो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक भी प्राकृतिक कारण है। ये इसमें 3 प्रकार की प्लेटें होती है, अभिसारी, संरक्षी और अपसारी। प्लेटें जब ये एक दूसरे के दूर जाती है तो ये टूटती है, तो प्लेटों के टूटने से भूकंप की उत्पत्ति होती है। और अभिसारी में जो प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो प्लेट का क्षेपण होता है तो इन दोनों के बीच घर्षण होता है, घर्षण के कारण प्लेट टूटती है और इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। तीसरी होती है संरक्षी। ये जो 2 प्लेटें समांतर दिशा में विपरीत दिशा में चलती है तो इन दोनों के बीच जहाँ घर्षण होता है जिसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो ये भी प्रभावित करने वाले कारक। प्लेट विवर्तनिक के आधार पर विभिन्न प्रकार के भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या की जा सकती है। अपसारी संचलन के दौरान जब प्लेटें एक दूसरे की विपरीत गति करती है तो उनके टूटने की से भूकंप की उत्पत्ति होती है, अभी देखा ऊपर। अभिसारी संचलन में जब एक प्लेट का क्षेपण दूसरी प्लेट के नीचे होता है तो इस प्रक्रिया में होने वाले घर्षण से छिछले मूल के भूकंप की उत्पत्ति होती है। पुनः दुर्बल मंडल में अधिक तापमान के कारण प्लेट गलकर टूटती है तो मध्यम मूल के भूकंप की उत्पत्ति होती है। जब यह प्लेट टूटकर दुर्बल मंडल में गिरती है और इसके गलने से मैग्मा का निर्माण होता है तो साम्य अवस्था में असंतुलन के कारण गहरे मूल के भूकंप की उत्पत्ति होती है। समांतर संचलन में प्लेटों के परस्पर घर्षण के कारण विनाशक भूकंप उत्पन्न होते हैं, यानी उसमें इनका जो घर्षण होता है इसके कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट जो आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में इतना कुछ है नहीं, इसमें नॉर्मल यही है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय कंपन होता है, आसपास के क्षेत्रों में भूकंप की उत्पत्ति होती है नॉर्मल तरीके से। या फिर मैग्मा जब गाढ़ा होता है और उसका जब संकुल छोटा होता है तो जो मैग्मा निकल नहीं पाता है तो अचानक से निकलता है, इसके कारण प्रेशर से निकलता है तो उसके कारण भी कंपन की उत्पत्ति होती है। तो और भूस्खलन होती है, जो पहाड़ किसी कारणवश टूट के गिर जाते हैं उनमें स्खलन होता है। या फिर कुछ भी डायनामाइट वगैरह के द्वारा जब हम ये खनन में काम लिया जाता है तो उसके कारण भी इसकी उत्पत्ति होती है भूकंप की। नेक्स्ट जो है वो है मानवीय कारण। इसके अंदर आता है पहला जलाशय प्रेरित भूकंप, यानी हम नदियों पर अधिक बांध बना देते हैं जिसके कारण पानी का बहाव अधिक हो जाता है और उसके नीचे की जो प्लेटें होती हैं वो अधिक कमज़ोर हो जाती है जिसके कारण वो टूट जाती है, उसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों पर बनाए गए बांध के पीछे एक बड़ा जलाशय निर्मित हो जाता है और इसमें उपस्थित जल का दबाव नीचे की चट्टानों पर पड़ता है। यानी जब जल इकट्ठा हो जाता है तो इसका जो दबाव है वो नीचे की चट्टानों पर पड़ता है। इस जलाशय में जब जल की कमी हो तो चट्टानों पर पड़ने वाला भार कम हो जाता है और जल अधिक होने पर भार अधिक हो जाता है। यानी जब जल कम होता है तो चट्टानों पर भार कम हो जाता है और जब अधिक होता है तो चट्टाने पर भार अधिक हो जाता है। तो असंतुलित होकर टूट जाती है ये चट्टानें। मतलब इस प्रक्रिया में क्रमिक रूप से होने के कारण अत्यंत असंतुलित होकर टूट जाती है जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में भूकंप की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है परमाणु परीक्षण।
परमाणु परीक्षण में क्या होता है, जैसे कोई भी देश है अपनी परमाणु जो भी बम बनाता है उसके परीक्षण करता है, तो सतह के बहुत नीचे तक परमाणु बम का परीक्षण करता है। जब वो फटता है तो उसके कारण आसपास के क्षेत्रों में कंपन की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। तीसरा है खनन है। खनन में कार्य किया जाता है, खदानें खोदी जाती है, उसके इससे ऊपर के जो गड्ढे होते हैं उनमें स्खलन भी हो जाता है, उसके कारण भी भूकंप उत्पन्न होता है। या फिर डायनामाइट द्वारा वहाँ पर खोदी जाती है खाने, उसके कारण भी भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है, कोई चट्टान गिर जाती है। नेक्स्ट जो है अन्य में वो है, इसमें अधिक तरह से शामिल होते हैं नॉर्मल भूकंप। जैसे रेल की पटरी के पास हमारा घर है, तो उसके रेल की पटरी जब जा रही तो उसके कारण हमारे भूकंप में घर में नॉर्मल कंपन उत्पन्न हो जाता है। या फिर कमज़ोर पुल जो होता है उसके कारण जब गाड़ियाँ होती है वो टूट जाता है, जिसके कारण भी कंपन आसपास के क्षेत्र में ऊपर। या फिर हमारे घर के आसपास कोई बड़ा साधन निकलता है तो उसके कारण भी कंपन उत्पन्न होता है, बुलेट से भी हो जाता है कभी कभी। तो जानते हैं भूकंप के प्रभाव क्या क्या होते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जैसे भूकंप के आने से कहीं किसी क्षेत्र में आग लग गई, और जो आग लगने से जो जला है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, ये आएगा प्रत्यक्ष के अप्रत्यक्ष के अंदर। और जो भूकंप के कारण आग लगी है वो आएगा प्रत्यक्ष के अंदर। अप्रत्यक्ष के अंदर आग लगने से जिन लोगों के जले हैं या फिर कुछ भी नुकसान हुआ है वो आएगा अप्रत्यक्ष के अंदर। भूकंप के प्रभाव के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो जन धन की क्षति होती है, लोगों की जानें चली जाती है, कहीं मौतें हो जाती है। इमारतों, सड़कों, रेल, कारखानों, बांध इत्यादि का क्षति का नुकसान हो जाता है। सड़कें टूट, गड्ढे हो जाते हैं, इमारतें टूट जाती है, पटरियाँ उखड़ जाती है, इस प्रकार की क्षति होती है। वनों में आग लग जाती है, शहरी क्षेत्र में आग लग सकती है सिलेंडर वगैरह फटने से। पृथ्वी की सतह पर उत्थान व अवतलन हो सकता है, आकस्मिक बाढ़ की उत्पत्ति हो सकती है, भूस्खलन हो सकता है, सतही जल के प्रवाह में परिवर्तन आ सकता है, नदी किनारे उठ सकते हैं जिससे प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होता है, सतह में दरारें पड़ सकती है और कुछ दरारें बंद भी हो सकती है। ये सारे प्रकार भूकंप के प्रभाव भूकंप के कारण देखने को मिलते हैं। अब जो है वो है हमारा भूकंप का वितरण। भूकंप का वितरण का अर्थ है कि किन किन क्षेत्रों में अधिकतर भूकंप देखे जाते हैं। तो सबसे पहला है परिप्रशांत मेखला, जो कि प्रशांत महासागर में है। इसमें अधिकतर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, लगभग 68% भूकंप जो है इस परिप्रशांत मेखला के अंदर आते हैं। इसके अंतर्गत अलास्का तट, एलिशियन द्वीप, जापान, फिलीपींस, उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के तट इत्यादि को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में पृथ्वी पर आने वाले कुल भूकंप का लगभग 68% भूकंप उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय हिमालय क्षेत्र, यानी भूमध्य सागर से लेकर हिमालय तक का जो क्षेत्र है, इनमें भी भूकंप अधिक देखने को मिलता है। इसका विस्तार जो है आल्प्स क्षेत्र से, यानी आल्प्स जो पर्वत है वहाँ से हिमालय क्षेत्र तिब्बत से चीन तक है। तीसरा है पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी, जो कि इस रूप में है, अफ्रीका को 2 भागों में अलग कर रही है अब। और नेक्स्ट है मध्य अटलांटिक कटक, यहाँ पर भी अधिक भूकंप देखने को मिलते हैं। और अदन की खाड़ी, लाल सागर, मृत सागर इत्यादि, ये सारे क्षेत्र भूकंपी क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों में भूकंप देखने को मिलता है। धन्यवाद साथियों। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।